हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है हमारी प्रिय लेखक पूजा ठाकुर जी ने, और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 12 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 13 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रोली को किस करने के बाद वो खुद को काबू करने के लिए बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे बात लेने लगा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से रोली की आंख खुल गई। वह खड़ी हुई और दरवाजे को खोला तो सामने रचना जी खड़ी थी। रचना जी, रोली बेटा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आई ना चाची जी। रचना ने अंदर आते हुए, ये लो रोली बेटा। रोली, ये क्या है? रचना जी, तुम्हारे लिए आज रात के फंक्शन के में पहनने के लिए ड्रेस है, और ये ज्वेलरी माहिर की माँ का है, और इसे अपनी बहू को अपने हाथ से पहना चाहती थी, लेकिन उनका एक कार एक्सीडेंट में कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस ज्वेलरी को आज रात के फंक्शन में ज़रूर पहनो। ये उनका आशीर्वाद है। बेटा, इसे पहनकर तैयार हो जाना, कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। रोली रचना जी के हाथों से वो ड्रेस और ज्वेलरी ले लेती है और हाँ में सर हिलाकर तैयार होने का इशारा करती है। रचना जी रोली का सर हिलाकर कहती हैं, आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बुला लेना। ठीक है। रोली जी चाची। रचना जी कमरे से बाहर चली जाती हैं। रोली को नहीं पता कि माहिर पहले ही कमरे में आ चुका है। वो दरवाज़ा बंद करके अपने गहने और दुपट्टे से हटाने लग जाती है। रोली सबसे पहले नहाने की सोचती है, और जैसे ही बाथरूम के दरवाजे खोलने वाली थी तभी अंदर से बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। रोली लड़खड़ा जाती है और जैसे ही गिरने वाली होती है तभी एक हाथ उसकी कमर को पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है। रोली की डर के मारे आंख बंद हो चुकी थी। जब माहिर ने रोली को अपने इतने करीब देखा तो उसकी धड़कन फिर से बढ़ गई। जब रोली का एहसास हुआ कि वो ज़मीन पे नहीं गिरी है, तब उसने अपनी आंख खोली तो देखा सामने सिर्फ एक टॉवल में लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। वो था माहिर। माहिर अभी भी नहाकर आया था। उसने शॉवर जेल की खुशबू आ रही थी, और बालों से टपक रहा पानी उसे और ज़्यादा आकर्षण बना रहा था। रोली तो जैसे तैसे थम गई थी। रोली इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह उस बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी कि माहिर बहुत हैंडसम दिखता है और दिखने में वाकई किसी से कम नहीं है। माहिर को अपने इतने करीब देखकर वो बेचैन होने लगी। रोली को जैसे ध्यान आया कि वो दोनों किस अवस्था में खड़े हैं, रोली झट से खड़ी हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसने अपना दुपट्टा बेड पे ही छोड़ दिया है। वो झट से अपना दुपट्टा उठाती है और अपने ऊपर ले लेती है। माहिर भी थोड़ा अजीब हो जाता है। वो अपनी नज़र इधर उधर करने लग जाता है। माहिर, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप बाहर खड़ी हैं। रोली, आपको सॉरी बोलने की जगह पर अपने कपड़े पहनने चाहिए। तभी माहिर को ख्याल आता है वो अभी तक टॉवल में ही है। माहिर झटके से कपड़ को खोल के अपने कपड़े लेता है और कपड़े पहनने के लिए चेंजिंग रूम में भाग जाता है। माहिर को जाता देख रोली अपने में सोचने लग जाती है। रोली सोचती है कि अब मुझे पूरी ज़िंदगी इस इंसान के साथ बितानी है। ना जाने मैं एक ही कमरे में इस आदमी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे रह पाऊंगी। जब रोली ये सोच रही थी कि चेंजिंग रूम का दरवाज़ा फिर से खुलता है और माहिर दोबारा वापस आता है। माहिर, मैं अपनी शर्ट ले जाना भूल गया था। इससे पहले माहिर रोली से कुछ कह पाता, रोली झट से बाथरूम के अंदर घुस गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेती है। माहिर के चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट छा गई थी, क्योंकि उसने रोली का चेहरा शर्म से लाल हुआ देख लिया था। माहिर को रोली का शर्म से लाल हुआ चेहरा बहुत प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। माहिर का मन रोली के लाल हुए गाल को खींचने कर रहा था। जब उसने रोली को पहली बार देखा था, वो किसी गुड़िया जैसी लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में बेबी डॉल को दिखता था। उससे रोली ने अप उससे रोली में अपना बचपन का सपना नज़र आ रहा था। जब वो अपनी माँ से कहता था कि वह एक दिन किसी बेबी डॉल से ही शादी करेगा, तो उसकी माँ ने उसे मुस्कुरा कर कहती थी कि हाँ, मेरे लिए एक बेबी बॉल जैसी बहू लाना। और जब उसने रोली को देखा तब उससे रोली में बेबी डॉल जैसी लग रही थी, तो वो रोली को अपने लिए रखना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। माहिर नहीं चाहता था कि रोली पर कोई और अपना हक जता सके। जब उसके छोटे भाई राजीव ने रोली की खूबसूरती की तारीफ की थी, तब माही को जैसे बहुत जलन महसूस हो रही थी, और पहली बार उसे अपने ही छोटे भाई पर गुस्सा आ रहा था। अगर राजीव उसका छोटा भाई ना होता, ना जाने वो राजीव का क्या ही हाल करता। माहिर जाने अनजाने में रोली के लिए पॉजिटिव हो गया था। उसी वक्त माहिर ने यह फैसला कर लिया था कि वह रोली को अपना
रोली को अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। पहले तो माहिर ने शादी रोकने का एक अलग ही प्लान बनाया था। उसने सोचा था कि शादी के मंडप से खड़ा हो जाएगा और वो ये रिश्ता तोड़कर शादी से मना कर देगा और सबको बताएगा कि वो किसी और से प्यार करता है और वहाँ से चला जाएगा। पर जब मंडप से दूल्हा ही चला जाएगा तो शादी किसकी होगी? तो दादाजी और राठौर फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए जिया की शादी उसके छोटे भाई कबीर से करवानी ही पड़ेगी। इस तरह से कबीर और जिया का प्यार पूरा हो जाएगा। पर आखिरी वक्त पर माहिर ने रोली को अपने लिए प्यार का इजहार कर दिया और सबके सामने ऐसी सिचुएशन ला के खड़ी कर दी जिसकी वजह से राठौड़ फैमिली और रायचंद फैमिली को रोली की शादी माहिर से और कबीर की साथ शादी जिया से करवानी ही पड़ी। इस तरह से माहिर ने एक तीर से दो शिकार। माहिर यही सोच कर खुश हो रहा था कि उसने रोली को अपने नाम के साथ जोड़ लिया है और अब वो हमेशा हमेशा उसके साथ ही रहेगी। ये सोचते सोचते काफ़ी देर हो चुकी थी और माहिर ने अपने कपड़े अभी तक नहीं पहने थे। इतने में रोली बाथरूम से बाहर आ जाती है। रोली को नहीं लगा था कि माहिर अब कमरे में भी होगा। अपने सामने माहिर को देख के कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं, मुझे पार्टी के लिए रेडी होना है। रोली को बाथरूम में ही देख रोली को बाथरूम में देखकर तो माहिर बेचैन सा होने लग जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोली को बार बार देख के उसे ऐसा क्यों हो रहा है। आज से पहले तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी सारी लड़कियों से रिझाने की कोशिश करती रहती लेकिन फिर भी उसे कोई असर नहीं होता और इस लड़की को एक नज़र देखते ही मैं दीवाना क्यों हो जाता हूँ। माहिर को उसे ख्यालों में खोया देख के रोहिल माहिर के करीब आती है, उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, कहाँ खो गए? आप क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं ताकि मैं पार्टी के लिए तैयार हो जाऊं? माहिर हड़बड़ा के हाँ में जवाब देता है, क्यों नहीं, मैं भी जाता हूं। कहकर माहिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आने के बाद माहिर अपने फेवरेट गार्डन में आके खड़ा हो गया। गार्डन माहिर का फेवरेट प्लेस था। यहाँ वह अक्सर अपना खाली समय बिताना पसंद करता था। यह जगह उसे एक सुकून सा दे जाती थी। इस गार्डन के हर फूल और पौधे माहिर ने खुद विदेशों से मंगवाए थे। माहिर को इस जगह की खूबसूरती बहुत पसंद थी, इसलिए वो इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता था। लेकिन आज इस गार्डन की खूबसूरती थी उसका मन शांति नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आज माहिर की नज़रों में इस गार्डन से भी ज़्यादा रोली खूबसूरत है। रोली के बारे में सोचते ही माहिर के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी माहिर को एहसास हुआ कि उसके कंधे पे किसी का हाथ रखा है। वह पलट कर देखता है तो कबीर खड़ा था। कबीर भी माहिर के चेहरे मुस्कुराहट देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि माहिर बहुत ही कम बाहर ऐसे मुस्कुराते हुए देखा जाता है। कबीर समझ गया था कि या हो ना हो इसकी मुस्कुराहट की वजह रोली ही होगी। अब तो शोर था कि उसका बड़े भाई को उस छोटी सी प्यारी सी लड़की से पहला पहला प्यार हो गया था। कबीर के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बिजनेस की दुनिया में जो इतना गुस्सैल और सीरियस रहने वाला उसका ये बड़ा भाई एक प्यारी सी छोटी सी रोली से प्यार कर बैठा है। उसमें तो क्या किसी ने भी यही सोचा नहीं होगा कि माहिर रायचंद्र को किसी से प्यार हो सकता है। अगर वह अभी माहिर के दोस्त को बता दे कि उसके बड़े भाई ने माहिर रायचंद्र को प्यार हो गया है तो कोई भी उसकी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 13 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 14 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। कबीर, माहिर को छेड़ने के लिए क्या बात है भाई? अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? कहीं किसी टूथपेस्ट कंपनी का आपने एडवर्टाइजिंग के लिए ऑफर तो नहीं दे दिया? माहिर तिरछी निगाहों से, ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं रायचंद्र कॉरपोरेशन का सीईओ किसी बकवास एडवर्टाइजिंग का इंटरेस्ट हो सकता हूँ? कबीर, अगर ऐसा नहीं है तो आप अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे थे? ऐसा तो तभी होता है जब आप किसी को पहला प्यार हो जाता है। भाई, कहीं आपको भी तो नहीं हो गया? कबीर की बात सुनकर माहिर थोड़ा चौंक जाता है। वह बिल्कुल कबीर को बताना नहीं चाहता था कि उसने वाकई में रोली से प्यार हो गया है। माहिर बहाना मारते हुए, मैं तो बस मैं तो बस इस बाजी मैं तो बस इस गार्डन को देख के मुस्कुरा रहा था। गार्डन में कितनी खूबसूरत फूल खिले हैं। वैसे किसी ने सही कहा है, बारिश के मेंढक को हर जगह पर हरियाली ही नजर आती है। तुझे प्यार हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सबको प्यार हुआ है। अच्छा कबीर नहीं अच्छा अच्छा कबीर लंबा लंबा खींच के बोल रहा था। वैसे माहिर भाई, मुझे एक बात मैं समझ में नहीं आ रही कि आपने आखिरी वक्त अपना प्लान चेंज क्यों कर लिया। मुझे और जिया को इस बात से बहुत हैरानी हूँ कि जब आपका लैंड जब आपका प्लान पहले से ही पावरफुल था तो फिर आपने रोली को इन सब में क्यों घसीटा?
माहिर कबीर की बात पलटते हुए कबीर से ही उससे उल्टा सवाल करने लगता है। अच्छा कबीर, यह बता कि अब आगे क्या करेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको पता ही चल जाएगा। ऐसी बातें हम ज़्यादा दिनों तक अपने परिवार वाले से छुपा नहीं पाएंगे। कबीर: हाँ भाई, मैं और जिया अभी इसी बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी अभी तो हम एक प्रॉब्लम से निकले हैं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। उन दोनों की बात से जाहिर हो रहा था कि और भी कुछ तो बात है जो अभी सबके सामने नहीं आई है, जिससे कबीर और माहिर दोनों अपने परिवार से छुपा रहे हैं। फिर दोनों ही चुप हो जाते हैं और गार्डन की खूबसूरती को निहारने में लग जाते हैं। रोली के कमरे के आने के बाद रचना जी जिया के पास जाती हैं और दरवाज़ा लॉक करती हैं। जिया जब देखती है कि सामने रचना जी खड़ी हैं तो वो भी बेड से खड़ी होकर रचना जी के सामने खड़ी हो जाती है। जिया रचना जी जिया रचना जी से मैं अंदर आ जिया रचना जी से अंदर आ जाइए ना। जिया के मुँह से अपना नाम सुनकर रचना जी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह जिया के सर पे हाथ रखती हैं। जिया बेटा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? जिया: नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रचना जी अपने साथ लाए हुए सामान को जिया को थमा देती हैं। जिया: ये क्या है माँ? रचना जी: आज रात की पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस है। इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी और ये कुछ ज्वेलरी भी। इसे पहन के तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊँगी। जिया: जी माँ, मैं तैयार होकर आ जाऊँगी। रचना जी: अगर कोई ज़रूरत हो तो बता देना, शर्माना मत, ये तुम्हारा ही घर है। ये कहकर रचना जी कमरे से बाहर चली जाती हैं और जिया तैयार होने चली जाती है। पार्टी शुरू हो चुकी थी और रायचंद में मिशन मेहमानों से भरा पड़ा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, फॉरेन क्लाइंट आए हुए थे। इंटरनेशनल इंडस्ट्री के बिग स्टार, आज देश के हर बड़ा इंसान इस पार्टी में मौजूद था। और हो भी क्यों ना, आखिर रायचंद्र परिवार का रुतबा ही इतना था कि लोगों को उनकी तरफ आकर्षण कर ही लेता था। पार्टी में हर कोई रायचंद्र के अब साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए सोच लेकर आया था। वो जानते थे कि रायचंद्र परिवार की दोस्ती उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। पहले तो वो अपनी बेटियों का रिश्ता रायचंद्र खानदान के सबसे बड़े बेटे माहिर के साथ कराना चाहते थे, लेकिन माहिर की शादी राठौर परिवार के साथ तय होने पर सबसे बड़ी बेटी से तय हो गई थी। राठौर फैमिली भी रायचंद्र फैमिली के बराबर की टक्कर देने वाली फैमिली थी, इसलिए भी लोग सिर्फ जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वह जानते थे कि राठौर कॉर्पोरेशन वैसे भी दुश्मनी लेना उनकी औकात से बाहर है और वो सब राठौर परिवार को नाराज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस शादी को चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इस वक्त वो लोग एक नया मौका ढूंढने के लिए इस पार्टी में आए हुए थे। आखिर रायचंद्र फैमिली में से एक ही बेटा तो नहीं था, फैमिली में दो और बेटे भी थे। रायचंद्र फैमिली का बड़ा बेटा माहिर बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ रायचंद्र इंडस्ट्री का 50% का मालिक भी था, इसलिए भी लोग माहिर रायचंद्र से नज़दीकियां बनाना चाहते थे और अपने घर की लड़कियों को माहिर के करीब लाने की कोशिश किया करते रहते थे। लेकिन माहिर कभी भी उन लड़कियों पर ध्यान नहीं देता था। वह भी इन लोगों के इरादे को बखूबी जानता था। फैमिली का यंग हेड होने के नाते माहिर को लोगों को परखने की समझ बेहतरीन थी। उसने बहुत ही कम में ही कामयाबी को यूं ही हासिल नहीं की थी। उसे अपने पिता की एक बात हमेशा याद रहती थी कि जो लोग तुमसे अपना फ़ायदा देखेंगे, उनकी नीयत तुम्हें उनकी आंखों में साफ नज़र आएगी और तुम्हें ऐसे ही लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि यह लोग अपना फ़ायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। माहिर ने अपने पिता की एक बात को अपने जहन में बिठा के रखा था और ऐसे ही लोगों को पहचानना माहिर को बहुत ही कम उम्र में आ गया था। कबीर रायचंद्र वैसे तो रायचंद्र फैमिली बिजनेस में अपना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था। उसने अपने दम पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल किया था। कबीर काफ़ी हैंडसम दिखता था। उसने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और फिल्मों से की थी। धीरे धीरे उसने अपने खुद दम के दम पे एक इंटरटेनमेंट कंपनी खोल ली थी और अब कबीर अपनी उस कंपनी का सीईओ था। दोनों रायचंद्र भाई ने अपने अपने दम पर अपनी काबिलियत साबित की थी। कबीर प्रकाश रायचंद्र का बड़ा बेटा था और प्रकाश रायचंद्र कंपनी में 50% पार्टनर भी थे, इसलिए कबीर भी माहिर से कम नहीं था। माहिर तो राठौर फैमिली की बेटी से शादी कर चुका था, इसलिए लोगों ने अपना ध्यान ज़्यादा
कबीर पर देने का फैसला कर लिया था। कबीर ने जो अपने दम पर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना जो जगह बनाई थी और उसे काफ़ी सक्सेसफुल भी चला रहा था, वो जानते थे कि अब माहिर उनके हाथ लगने से रहा तो क्यों ना कबीर से ही अपना चांस मारा जाए। इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी बेटियों को लेकर आए थे ताकि वो कबीर रायचंद्र का ध्यान अपनी खूबसूरत बेटियों पर ला सकें। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कबीर की शादी में न्यूज़ में नहीं देखी थी, लेकिन उन्हें इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। सबको पता था कि शादी माहिर रायचंद से ही हो रही है, तो कैसे फिर कबीर ने शादी कर ली। कबीर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से था, इसलिए भी लोगों को उसकी शादी की न्यूज़ फेक लग रही थी, इसलिए वो आज अपना लक बनाने आए थे। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है, सब स्टेज की तरफ देखते हैं। एक 80 साल का बुजुर्ग एक हाथ में छड़ी दूसरे हाथ में माइक पकड़े खड़ा था। इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी वीरेंद्र रायचंद्र का रुतबा और उनका ऑरा ही इतना मजबूत था कि उनके सामने अच्छे अच्छे लोगों की पर्सनैलिटी फीकी पड़ जाती थी। सफ़ेद कुर्ते पजामे में कंधे पर एक शॉल लिए वीरेंद्र रायचंद वहाँ शान से खड़े थे। उन्हें देख के कोई भी बता सकता था कि अपने समय में वो एक काफ़ी अच्छे दिखने वाले आदमी हुआ करते होंगे, जिस पर कई लड़कियां फिदा भी होती होंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वीरेंद्र रायचंद की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। आज मैं आप सभी को अपने परिवार की खुशियों में स्वागत करता हूँ। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। आज मेरे दोनों पोतों की शादी हुई है। वीरेंद्र रायचंद के मुंह से दोनों पोतों का जिक्र सुन के तो लोगों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। इसका मतलब न्यूज़ में जो खबर आ रही थी वो सच्ची है। माहिर रायचंद्र के साथ कबीर रायचंद की भी शादी हो गई है। हाँ, मैंने सुना था कि कबीर की शादी उसी लड़की से हुई है जिस लड़के से पहले माहिर की शादी होने वाली थी। अगर कबीर की शादी उस लड़की से हुई है तो फिर माहिर की शादी किससे हुई है? लोगों के बीच में ये कानाफूसी चल रही थी। एक बार फिर अनाउंसमेंट की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, तो मेरे सम्मानीय अतिथिगण, आज मैं अपने परिवार के दो गुने खुशियों में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे दोनों पोतों के नए जीवन के लिए उन्हें आशीर्वाद दें कि जैसे उन दोनों ने अपने अपने कामों में कामयाबी हासिल की है, वैसे ही अपने नए शादीशुदा ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल करें। सब जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। तभी वीरेंद्र रायचंद के एक तरफ कबीर खड़ा होता है और दूसरी तरफ माहिर खड़ा होता है। वीरेंद्र राजन, अब आप सभी हमारे मेहमान हैं, प्लीज़ पार्टी एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर में हम रायचंद्र खानदान की नई बहुओं को आप सबके सामने आशीर्वाद के लिए लेके आएंगे। वीरेंद्र रायचंद्र माहिर और कबीर की तरफ देख कर, तुम दोनों जाओ और जाकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ पार्टी में आना। कबीर और माहिर हाँ में सर हिलाते हैं और पार्टी से अपने अपने कमरे में जाते हैं। जब माहिर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वही कहीं जम जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 14 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 14 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।